हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारे पार्ट 2 के साथ ऑफ द सेम चैप्टर विच इज़ प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। इससे पहले हम लोग ना डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड से रिलेटेड जो है उसके ग्राफ को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हम लोगों ने इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, यानी कि एक्सेस डिमांड क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इस चैप्टर के अंदर, इससे प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर। अगर नहीं देखा है तो एक बार जाके उसे चेक कर लेना, बिकॉज मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में। ठीक है, तो अभी हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। आगे क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉब्लम हम लोगों ने देख लिया। प्रॉब्लम क्या था? एक एक्सेस डिमांड का और एक डेफिशिएंट डिमांड का। जो ये चैप्टर है ना, ये डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड जो है, ये प्रॉब्लम थी जो हम लोगों ने पढ़ी है। आज हम इसमें पढ़ेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम का निपटारा करना है, वो हमारा जो आज का मुद्दा है वो होने वाला है। ठीक है, तो टॉपिक है हमारे पास में मेजर्स। मेजर्स किस चीज़ के लिए? टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो देखो, सबसे पहले एक्सेस डिमांड के बारे में पढ़ते हैं। मीनिंग हमको पता है ऑलरेडी। एक्सेस डिमांड क्या होती है? व्हेन योर एडी इज मोर देन योर एएस। एग्रीगेट डिमांड अगर आपकी एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है तो वो सिचुएशन कौन सी होती है? वो सिचुएशन होती है हमारी एक्सेस डिमांड की। ऑन दी अदर हैंड डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है हमारे पास में? जब हमारा जो एएस है यानी कि वो ज़्यादा हो जाए, यानी कि जो हमारी डिमांड है बेसिकली वो कम रह जाए अगर हमारी सप्लाई से, तो वो हो जाती है हमारी डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, एक और चीज़ अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो यहाँ पे, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सेस डिमांड के मेजरमेंट्स लिखे हैं। मैंने यहाँ पे डेफिशिएंट डिमांड के मेजरमेंट्स को नहीं लिखा है। रीज़न मीन, क्योंकि जो भी पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं ना, आप इसको समहाउ कह सकते हो, हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे इसको यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस आएगा, वही वाली चीज़ है। अगर कोई चीज़ यहाँ बढ़ रही है तो वहाँ कम होगी, यहाँ कम हो रही है तो वहाँ पे बढ़ेगी। अगर ये वाला जो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ये वाला मुद्दा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है ना, देन बिलीव मी, आपको इसको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। ठीक है, ताकि वो तो ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो ही जाएगा। अब यहाँ पे ना हमने कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड हमने बता दिया क्या होता है। जब आपका एडी आपके एएस से ज़्यादा हो जाता है, दैट सिचुएशन कॉल्ड एज एक्सेस डिमांड, और वी कैन से इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब देखो, इसको निपटाने के, इसको करेक्ट करने के, सही करने के तरीके कौन से हमारे पास में? वी हैव टू मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी। फर्स्ट वन इज फिस्कल मेजर एंड द अदर वन इज मॉनेटरी मेजर। ठीक है, इन दोनों के बारे में ना बेसिक हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। नॉट इन द प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस वन ऑफ माय प्रीवियस वीडियो हम लोग बैंकिंग वाले भी इनफैक्ट जो चैप्टर हुआ था ना, उसके अंदर सारे के सारे जो टॉपिक हैं, एक सिंगल हम लोगों ने ना बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो जब भी आप आगे बढ़ रहे हो, ऑब्वियसली बात है कि जब आप आपके चैप्टर्स को कवर कर रहे हो तो आप सारे के सारे चैप्टर्स को लेके जा रहे हो। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सारा का सारा बैंकिंग वाले चैप्टर में पूरा एलैबोरेशन के साथ गिवन है। एक एक का मीनिंग क्या होता है और किस किस तरीके से होता है, तो हम लोग ब्रीफ में आज भी देखेंगे। बट इफ यू वांट टू हैव द डिटेल नॉलेज ऑफ एवरी सिंगल लाइक सब पॉइंट, देन गो चेक दैट वीडियो आउट। अदरवाइज आप कहीं से भी पढ़ें, बट एक बार इन सारे के सारे पॉइंट्स को पढ़ लें। ठीक है, तो शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो फिस्कल मेजर और मॉनेटरी मेजर होते क्या हैं? फिस्कल मेजर होते हैं, आप ये लगा लो, सरकार के द्वारा लिए गए मेजर, गवर्नमेंट के द्वारा, और ये होते हैं आपके सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा लिए गए मेजर, यानी कि मनी सप्लाई। तो जब आरबीआई मनी सप्लाई में हेर फेर, ये हेर फेर नहीं बोलेंगे, गलत वर्ड है, आरबीआई मनी सप्लाई के साथ इस काइंड ऑफ गेम प्ले करता है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी, तो वो मॉनेटरी मेजर्स होते हैं। यानी कि मनी से रिलेटेड जो हम बात कर सकते हैं उसको हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं? मॉनेटरी मेजर के अंदर। उसके अलावा दूसरा होता है हमारा फिस्कल मेजर। फिस्कल मेजर होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। गवर्नमेंट जो है अपनी स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, टैक्सेस होते हैं, उनके साथ में जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं तो वो हमारे फिस्कल मेजर्स होते हैं। ठीक है, अब पहले हम बात कर लेते हैं फिस्कल मेजर्स की। तो फिस्कल मेजर में अब हमें एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? जो एक्सेस डिमांड है उस वाली सिचुएशन को सही करना है। तो उस सिचुएशन को सही करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी हमारे पास में? देखो, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। अब एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड का मतलब ये है डिमांड ऑलरेडी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चल रही है, मतलब सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। अब
जब डिमांड ज़्यादा है तो उस डिमांड को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब डिमांड ज़्यादा क्या है, डिमांड ज़्यादा क्यों है? डिमांड ज़्यादा है बिकॉज लोगों की परचेसिंग पावर ज़्यादा है, यानी कि लोगों के हाथ में पैसे हैं उस सामान को खरीदने के लिए। दैट्स व्हाई दे आर डिमांडिंग इन द मार्केट, वो डिमांड कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, लोगों के हाथ में से उनके पैसे, या फिर आप ये कह लो उनकी परचेसिंग पावर को कम कर दो, दिस इज़ द वे। तो गवर्नमेंट अपने तरीके से करती है, आरबीआई अपने तरीके से करती है, ठीक है। तो पहला हमारे पास में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं। हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बात आ जाती है, कहाँ होते हैं भाई? गवर्नमेंट दुनिया भर का स्पेंडिंग करती है लोगों के ऊपर। देखो, अगर हम ओवरऑल वैसे बात करें तो गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्चा करती है, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज देयर। लोगों की फूड फैसिलिटी से लेके गवर्नमेंट जो है फूड फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड कराती है। देयर आर मल्टीपल वेज जिसमें गवर्नमेंट जो है वो लोगों को बेनिफिट देती है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट का खर्चा है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, उसको अगर गवर्नमेंट क्या करेगी इस केस के अंदर, उनको डेफिनेटली उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द इकोनॉमी। बहुत सिंपल सी बात है। अब मैं इसी को ना इसके साथ एक मोमेंट के लिए रिलेट करके आपको बताती हूँ कैसे। देखो, जब हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने खर्चों को कम कर लिया। अब गवर्नमेंट के खर्चे कम करने का मतलब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट इज विड्रॉइंग द मनी फ्रॉम द सर्कुलर। जो इकोनॉमी में मनी सर्कुलेट हो रहा है, गवर्नमेंट का खर्चा भी, भाई देखो, अगर ये पूरी की पूरी इकोनॉमी है, ये एक छोटा सा पार्ट है जो कि गवर्नमेंट का खर्चा है। अब गवर्नमेंट अगर इसको इकोनॉमी में से ही निकाल लेती है तो ये संभव वहां से जो मनी का सर्कुलेशन में से कुछ मनी कम हो जाती है आपके पास में, समझ रहे हो। तो वही वाली बात है कि बेसिकली गवर्नमेंट खर्चे का मतलब यहाँ पे कम करने का मतलब क्या, गवर्नमेंट अपनी मनी को बाजार में से निकाल रही है, जिससे जो लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर कम हो वहां पे, बिकॉज गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मनी लोगों के ऊपर, या नॉट ओनली लोगों के ऊपर, हम कहेंगे पूरी इकोनॉमी के ऊपर गवर्नमेंट खर्चा करती है। मैंने आपको बताया डिफेंस पे खर्चा होता है, लोगों के ऊपर खर्चा होता है। मैंने भी आपको एग्जांपल दिए थे ना, हाउसिंग हो गया आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिफेंस हो गया आपके पास में, हाउस होल्ड, फूड फैसिलिटी, एवरीथिंग इज देयर। तो गवर्नमेंट खर्चा कम करती है। वहीं पे अगर हम इसका दूसरा देखेंगे जो कि हमारा डेफिशिएंट डिमांड है, उस केस में गवर्नमेंट जो है वो मनी को इंजेक्ट करेगी इकोनॉमी के अंदर। आप लोगों ने डेफिनेटली ये इंजेक्शन वर्ड सुना हुआ होगा। इंजेक्शन सिंपली मीन्स कि गवर्नमेंट जो है वो पैसे को इंजेक्ट कर रही है इकोनॉमी के अंदर, ताकि जो लोग हैं वो डिमांड बढ़ाएं। जब उनके पास में पैसे जाएंगे तो उनकी डिमांड बढ़े वहाँ पे। इसीलिए जो है ये दो पॉइंट्स आपके पास कि अगर इस केस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस होगा और इस केस के अंदर वो इंक्रीज किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं, टैक्सेशन। अब टैक्सेशन का क्या सीन है हमारे पास में? भाई टैक्स हमको पता है क्या होता है, जितना ज़्यादा टैक्स होगा उतना ज़्यादा हमारी इनकम पे फर्क पड़ता है, नेगेटिव फर्क पड़ता है। अब एक चीज़ खुद सोचना, टैक्स जो है वो बढ़ाया जाएगा, कम किया जाएगा इफ़ देयर इज़ अ केस ऑफ एक्सेस डिमांड। भाई अगर एक्सेस डिमांड है, डिमांड ऑलरेडी ज़्यादा है, तो उस केस में जो टैक्स रेट है उसको बढ़ाया जाएगा। क्योंकि टैक्स रेट बढ़ने से क्या होगा, टैक्स रेट बढ़ने से जो रियल इनकम है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो टैक्स ज़्यादा होगा तो रियल इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा, उससे डिमांड रिड्यूस होगी, ठीक है। अभी अगर मैं 1000 मान के तो 10,000 है, ये हाइपोथेटिकल है, पहली बात 10,000 रुपये हैं, 10 में से 1000 टैक्स जा रहा है, 9,000 खर्ची हो रहा है, 2,000 टैक्स जा रहा है तो 8,000 खर्ची हो रहा है, हो गया डिमांड पे कम। उसके दूसरे केस में क्या होगा, हमारे पास में टैक्स को कम किया जाएगा ताकि लोगों के पास उनकी परचेजिंग पावर बढ़े और वो डिमांड ज़्यादा करे। भाई सीधी बात है, यहाँ डिमांड को बढ़ाना है, यहाँ डिमांड को कम करवाना है। इतना सा दिमाग में रख लो कि किस भी तरीके से मार्केट के अंदर डिमांड को कम करवाया जा सकता है या फिर उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगला देखो, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। जो गवर्नमेंट है ना वो भी आरबीआई से बोरो करती है, ठीक है। क्यों बोरो करती है? ऑब्वियसली बात है, जब गवर्नमेंट अपना, आपने देखा होगा बजट जब बनाती है तो बजट के अंदर ना गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग भी प्री प्लान करके रखती है कि कितना कितना उसको आगे जाके खर्ची करनी है। अब उस स्पेंडिंग के लिए, उन खर्चों के लिए वो आरबीआई से भी बोरो करती है। तो सीधी बात है, अगर गवर्नमेंट को पैसे, अभी खुद सोचो, अगर आरबीआई से वो जितना ज़्यादा पैसा लेगी उतना ही ज़्यादा इकोनॉमी के सर्कुलेशन में जाएगा, लेकिन अपने को तो सर्कुलेशन में से पैसा कम करना है। तो आरबीआई से बोरोइंग वो ज़्यादा करेगी या कम करेगी? भाई सीधी बात है ना, आरबीआई से बोरोइंग जो है वो रिड्यूस की जाएगी। रिड्यूस क्यों की जाएगी? जितना कम बोरो किया जाएगा उतना ही कम पैसा जो है वो सर्कुलेशन में जाएगा इकोनॉमी के अंदर। आई होप आपको समझ आए। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन लाइक इसका ऑपोजिट वाला वर्जन, बिकॉज यू आर गेटिंग कि इन दोनों पॉइंट्स के साथ समझ गए होंगे कि बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। यहाँ पे अपने को डिमांड कम करनी है, वहाँ पे बढ़ानी है। अगर कोई चीज़ यहाँ कम हो रही है तो वहाँ वो चीज़ बढ़ाई जाएगी, यहाँ बढ़ाई जा रही है तो वहाँ पे वो चीज़ कम की जाएगी।
नेक्स्ट वी हैव मॉनेटरी मेजर्स। अब मॉनेटरी मेजर का मतलब मैंने बता दिया, इट्स लाइक आरबीआई का टूल, आरबीआई का वेपन है, उसका हथियार है, किस चीज़ के लिए, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। दिस इज लाइक आरबीआई's टूल। देखो दो है हमारे पास में, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये हम लोग बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखो अब क्वांटिटेटिव क्या है, सीधी सीधी बात है, यू हैव टू प्ले विद द नंबर्स, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, बैंक रेट होता है, रेपो रेट होता है, ठीक है। शॉर्ट में अगर मैं आपको सारे के सारे मीनिंग्स ब्रीफ के साथ हम लोग पढ़ते पढ़ते चलते हैं। रेपो रेट और बैंक रेट, देखो रेपो रेट हमारे पास में होता है जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेती है, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म लोन लेती है उस लोन के ऊपर जो आरबीआई है, भाई लिखते हैं यहाँ पे, देखो ये आरबीआई है, ये कमर्शियल बैंक है, दिस इज अ सेंट्रल बैंक, ये भी सीबी हो जाता है इसलिए मैंने आरबीआई लिख दिया इसको। अब कमर्शियल बैंक क्या कर रही है, यहाँ से ये इनसे लोन ले रही है, ठीक है। लोन लेने के बदले ये इनको इंटरेस्ट जो है वो पे कर रही है, जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई को इंटरेस्ट पे कर रही है और ये यहाँ से शॉर्ट टर्म लोन्स ले रही है। अब अगर एक बात बताओ, ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए, भाई एक चीज़ सोचना, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोन कम लिया जाता है। दिस अ वेरी कॉमन पॉइंट। जब कोई भी हाउस होल्ड होता है बैंक से लोन लेता है, अगर 12 से 15% कर दिया जाए तो लोन कम हो जाता है। उसी तरीके से जब ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे तो जो ये लोन है वो लोन कम हो जाएगा लेना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। उसी के ऑपोजिट अगर इसको कम कर दिया जाएगा तो जो लोन है वो बढ़ दिया जाएगा, भाई नो तो जो परसेंट है ना वो कम कर दिया, चलो ज़्यादा लोन लेते हैं। तो वही केस है बिल्कुल यहाँ पे। अब यू हैव टू आइडेंटिफाई कि अगर एक्सेस डिमांड है तो इन दोनों में से कौन सा केस होगा, भाई हमें डिमांड कम करनी है। भाई देखो आरबीआई से ये लोन लेता है और ये क्या कर रहे हैं, लेट्स से ये दे रहे हैं हाउस होल्ड्स को लोन या फिर इन्वेस्टर्स जो है उनको लोन दे रहे हैं, ठीक है। लेट्स से ये इन्वेस्टर्स को लोन देते हैं, फर्म्स को लोन देते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इन्हें इंटरेस्ट कम मिलेगा तो ये लोन ज़्यादा लेंगे, सेम ये भी अपना इंटरेस्ट को कम करेंगे और यहाँ लोन ज़्यादा मिलेगा। यहाँ लोन ज़्यादा मिलेगा तो सर्कुलेशन में भी पैसे ज़्यादा आएंगे और डिमांड ज़्यादा होगी। पर हमें डिमांड कम करनी है, डिमांड कम करनी है तो आरबीआई अपने इंटरेस्ट को बढ़ा देगा। इंटरेस्ट बढ़ाने से क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ाने से ये लोन कम लेंगे और ये लोन कम लेंगे तो ये भी अपना इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। भाई अगर ये इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं तो ये भी अपना इंटरेस्ट बढ़ाएगा कमर्शियल बैंक, जब ये इंटरेस्ट बढ़ाएगा तो यहाँ पे ये लोग कम लोन लेंगे और सर्कुलेशन में पैसा कम होगा आपके पास में, जिससे कि लोग एक्सेस डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड रिड्यूस होगा। सेम अब हम बैंक रेट की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन था वो लॉन्ग टर्म लोन है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं रिवर्स रेपो रेट पे। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, इसका रिवर्स केस है। इसमें तो क्या होता है ना, जो कमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक से लोन ले रहा है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक है, ये आरबीआई है, ये कमर्शियल बैंक है, तो कमर्शियल बैंक यहाँ पे क्या करते हैं, अपने डिपॉजिट रखते हैं और उस डिपॉजिट के बदले, ऑब्वियस सी बात है जब हम बैंक में डिपॉजिट रखते हैं उसके अगेंस्ट हमें इंटरेस्ट मिलता है। सेम जब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपने डिपॉजिट रख रहे हैं उसके अगेंस्ट इनको भी इंटरेस्ट मिलता है। अब वही वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर डिमांड ज़्यादा है, अब तुम खुद सोचो, अब अगर आरबीआई अपना इंटरेस्ट लेट से बढ़ा देगा, अगर बैंक हमें मान के चलो 3% की जगह 6% इंटरेस्ट देने लग जाए, तो डोंट यू थिंक कि वी गोना इंक्रीज आवर सेविंग इन द बैंक, हम लोग हमारी सेविंग्स बढ़ा देंगे बैंक में। क्यों, कि भाई अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है, वहीं बैंक पैसे जमा कर लेते हैं। अब अगर इसने इंटरेस्ट को बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा डिपॉजिट रखेगा आरबीआई के पास में रादर देन गिविंग इट टू समवन एल्स। तो इंटरेस्ट बढ़ाने से क्या होगा, कमर्शियल बैंक यहाँ पे पैसे ज़्यादा रखेगा, जिससे आगे इन्वेस्टर्स के पास पैसा कम जाएगा और जिससे डिमांड जो है वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होगी, यानी कि डिमांड रिड्यूस होगी। एंड दिस इज द वे वो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करेगा। तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट के केस में इंटरेस्ट को बढ़ा देगा। अब यहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट को इंक्रीज किया। अब अगर डिफिशिएंट डिमांड होगा तो उस केस में क्या होगा, भाई यहाँ पे भी इंटरेस्ट बढ़ा, यहाँ पे भी इंटरेस्ट बढ़ाया, ये मत सोचना दोनों ऑपोजिट, भाई सीधी सीधी बात है ना। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट को बढ़ाया जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ाने से कमर्शियल बैंक लोन को कम लेंगे, वो यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ेगा तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट बढ़ेगा और यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ये भी उस लोन को कम लेंगे। इसके केस में क्या होगा, अगर इंटरेस्ट को बढ़ाया जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ाने से ये अपना डिपॉजिट ज्यादा रखेंगे ना, कमर्शियल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक
बैंक के पास में। तो अगर डेफिशिएंट डिमांड का केस है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो इंटरेस्ट है वो कम किया जाएगा। इंटरेस्ट यहाँ कम होगा तो यहाँ भी कम होगा, यहाँ कम होगा तो ये भी लोन को जो है वो ज़्यादा लेंगे आपके पास में। इतना सिंपल सा है, विच यू नीड टू रिमेंबर, विच यू नीड टू कंसिडर। सीधी बात है, रटना कुछ भी नहीं है, क्योंकि रटने से कोई भी सोल्यूशन का हल नहीं होगा। वंस यू गेट द कंसेप्ट, आई ऑलवेज से जस्ट ट्राई टू गेट द कंसेप्ट, क्योंकि अगर एक छोटा सा पॉइंट ऐसे हिट हो गया ना, वो समझ में आ गया तो सारे के सारे मुद्दे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला है हमारे पास में ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, वेयर जो आरबीआई है दे सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इनटू द मार्केट। ठीक है, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं सेल और परचेज दोनों करते हैं मार्केट के अंदर, वो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब जो है आरबीआई लेट्स से सिक्योरिटीज़ को बेच रही है। ठीक है, अब आरबीआई ने जब सिक्योरिटीज़ को सेंट्रल बैंक को बेचा होगा, अगर सेंट्रल बैंक जो है वो सिक्योरिटीज़ को खरीद लेता है, सिक्योरिटी खरीदी है, खरीदने का मतलब क्या है, जब सिक्योरिटी आएंगी तो पैसा देना पड़ेगा, है ना। सिक्योरिटी अगर यहाँ से यहाँ जाएंगी तो यहाँ का पैसा यहाँ चला जाएगा। तो सिक्योरिटी बेचने का मतलब है कमर्शियल बैंक का पैसा आरबीआई के पास आ गया। जब उनका पैसा आरबीआई के पास आ गया तो फर्म को देने के लिए पैसा नहीं बचेगा। जब फर्म्स के पास पैसा नहीं जाएगा तो सर्कुलेशन में भी पैसा नहीं जाएगा, जिससे अल्टीमेटली डिमांड जो है वो रिड्यूस होगी। तो अगर हम सिक्योरिटीज़ की बात करें तो आरबीआई हैव टू सेल द सिक्योरिटीज़ इन द मार्केट, अगर उनको एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है। ऑन द अदर हैंड अगर डेफिशिएंट डिमांड की बात करें तो उनको सिक्योरिटीज को परचेज करना चाहिए फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, क्योंकि जब यहां से सिक्योरिटी वापस यहां जाएंगे तो ये उनको पैसे भरेंगे, जिससे कमर्शियल बैंक के पास पैसा बढ़ेगा। नेक्स्ट वी हैव कैश रिजर्व रेशियो एंड आई ऑलवेज गेट लाइक stuck in the pronunciation of this word. It is called statutory liquidity ratio. ठीक है, statutory liquidity ratio. One of my student had told me that ma'am consider is like statue plus tree. So that's how I try to pronunciate it every single time. It is statutory liquidity ratio and the other we have cash reserve ratio. ये दोनों होते क्या हैं? कैश रिजर्व रेशो में देखो सीधी बात है, जब भी बैंक के पास कोई भी डिपॉजिट आता है कमर्शियल बैंक के पास में, तो उस डिपॉजिट में से उनको एक शॉर्ट में बता रही हूँ, बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था बैंकिंग वाली वीडियो के अंदर, बट एक ब्रीफ में बताऊँ तो उनको एक हिस्सा जो है अपने डिपॉजिट्स का वो सारा का सारा एज अ लोन नहीं दे सकते हैं मार्केट के अंदर, उनको उसमें से कुछ रिजर्व रखना पड़ता है। जो बैंक होते हैं उनको वो सारा का सारा लोन पे नहीं दे सकते हैं, उनको कुछ रिजर्व रखना पड़ता है। ठीक है, अब उन्होंने बाकी का लोन पे चढ़ा दिया। अब आप समझो जो रिजर्व है, अब उसमें वो रिजर्व भी ऐसा नहीं वो खुद के पास रखते हैं, कुछ % उनको आरबीआई के पास रखना पड़ता है एज अ रिजर्व। तो जो आरबीआई के पास रखा जाता है ना, वो होता है आपका कैश रिजर्व रेशो, और जो अपने पास रखा जाता है वो होता है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं सीआरआर और एसएलआर की। दोनों का सिंपल सा मतलब है, आई मीन दोनों का एक ही जैसा आप समझ जाओ। अगर सीआरआर को बढ़ाया जाएगा, भाई आरबीआई बोल दे मेरे पास अब तुम्हें रिजर्व ज़्यादा रखना पड़ेगा, मान के चलो 1000 रुपये बैंक के पास में डिपॉजिट आया, अभी तक वो 1000 में से 100 दे रहे हैं आरबीआई को, अब और जो 900 है मान के चलो, मतलब 100 उन्होंने एज अ रिजर्व रखा हुआ है और 900 वो एज अ लोन दे रहे हैं। मान के चलो आरबीआई बोल देता है कि 100 से काम नहीं चलेगा, अब तुम्हें रिजर्व बढ़ा के 200 करना पड़ेगा, 200 में से मुझे भी दे दो और अपने पास भी रख लो। अभी तक 100 में काम चल रहा था, अब 200 का मतलब क्या है कि लोन देने का कितना हो गया, 800 हो गया। अब आरबीआई बोलता है नहीं 200 भी कम है, तुम रिजर्व को बढ़ा के 300 कर दो, यानी कि अब 300 में से कुछ हमें दे दो, कुछ अपने पास रख लो। तो अब लोन के लिए कितना हो गया, लोन के लिए 700 हो गया। यानी कि अगर जो रिजर्व है उसका % बढ़ता जाएगा तो जो लोन देने का % है वो कम होता जाएगा। तो यानी कि अगर उन्हें एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है इकोनॉमी के अंदर, तो उनको जो ये % ऑफ रिजर्व है उसको बढ़ाएंगे। तो जो ये चीजें हैं ये क्या होंगी, ये दोनों बढ़ाई जाएंगी ताकि जो एक्सेस डिमांड है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, नाउ वी हैव क्वालिटेटिव measures to control money supply or to control excess demand economy के अंदर। First one we have मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारे पास में, मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है, देखो मान के चलो कि हमने लोन लेना है, तो लोन लेने के अगेंस्ट हमको सिक्योरिटी रखना पड़ता है। ठीक है, जब लोन लेने के अगेंस्ट अपने को सिक्योरिटी रखना पड़ता है तो आपको पता होगा, लेट्स से मैंने 1 लाख वर्थ मार्केट वैल्यू वहाँ पे सिक्योरिटी रखी है। अब 1 लाख वर्थ का जो मुझे है लोन नहीं मिलता है, मेरे को उस 1 लाख के अगेंस्ट लेट्स से 80,000 का लोन मिलता है। ठीक है, अब वो जो 80,000 का लोन मिल रहा है, इसके बीच में जो मार्जिन है, मार्जिन कितने का है, मार्जिन है 20,000 का।
ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, या तो मार्जिन बढ़ाया जाएगा या फिर मार्जिन को घटाया जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो एक तरफ मैं करती हूँ इसको 70,000, एक तरफ मैं करती हूँ इसको 90,000, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से यहाँ 80 के कंपैरिजन में मार्जिन जो है वो बढ़ाया गया है, वो 30,000 हुआ है, और यहाँ पे जो है मार्जिन वो घटा के वो 10,000 किया गया है। अब हमें ये बताना है इन द केस ऑफ एक्सेस डिमांड मार्जिन को घटाया जाएगा या फिर बढ़ाया जाएगा। उल्टा लिख दिया मैंने, मतलब घटाया जाएगा या फिर बढ़ाया जाएगा। तो देखो एक्सेस डिमांड है तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं लोगों के हाथ में पैसा ना रहे, बहुत सीधी सी बात है, मतलब उनका पैसा कम हो जाए डिमांड करने के लिए। तो जब हम उनका पैसा कम करना चाहते हैं, जब पैसा कम ही करना चाहते हैं, तो हम खुद सोचो अभी तक 1 लाख के अगेंस्ट 80,000 मिल रहा था, अब अगर 1 लाख के अगेंस्ट 90 मिलने लग जाएगा तो लोग तो बल्कि ज़्यादा लेंगे ना। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, मार्जिन देखिए यार, पहले 80 मिल रहा 90 मिल रहा है, चलो और ज़्यादा ले लेते हैं ना। अपने को उल्टा करना है, हम चाहते हैं कि डिमांड कम हो। डिमांड कम होगी तो हम क्या करेंगे, मार्जिन को बढ़ा देंगे, हम मार्जिन को बढ़ा देंगे, यानी कि अब हम 80 का 70 कर देंगे, जिससे कि लोग क्या सोचेंगे, भाई जब कल को दोबारा से मार्जिन इसका कम होगा तब हम इसको लेंगे। तो यानी कि एक्सेस डिमांड के केस में मार्जिन को क्या किया जाता है, मार्जिन को बढ़ाया जाता है इन द केस ऑफ एक्सेस डिमांड, और ऑपोजिट आपको पता है ये क्या होगा। नेक्स्ट वी हैव मोरल सुएशन। ये क्या चीज़ होती है, इट्स काइंड ऑफ एडवाइस टू दी कमर्शियल बैंक। जो मोरल यानी कि आप कह लो मोरल वैल्यूज, आप इसको लिंक कर सकते हो। मोरल सेशन होता है आपके पास में, जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो कमर्शियल बैंक को समहाउ एडवाइस करता है नॉट टू डू समथिंग और टू डू समथिंग वाला थिंग, ठीक है। दैट मीन्स कि वो क्या करते हैं, आरबीआई को, आरबीआई कमर्शियल बैंक को वो यूँ बोलते हैं कि लेट्स से कि वो यूँ कहेंगे कि आप इन्फ्लेशन के वक्त पे जो लोन देना है, जो पैसे को उधार देना है, वो कम कर दो, ठीक है। दिस इज द एडवाइस टू द कमर्शियल बैंक, ठीक है। कि भाई मोरली वैल्यूज पे वो देखते हैं कि भाई इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, देन यू शुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लोन टू द फर्म्स टू इन्वेस्ट इन टू द इकोनॉमी। सो दिस इज मोरल सुएशन। तो वो यहाँ पे एक बैंक को एडवाइस करेंगे कि आप अपनी जो लेंडिंग है उसको रिस्ट्रिक्ट करो, क्योंकि भाई ऑलरेडी ही एक्सेस डिमांड चल रही है। आप अगर बहुत ज़्यादा दोगे तो मनी सप्लाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और फिर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर। ऑब्वियसली बात है कि अति में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्रेडिट राशनिंग। भाई इट्स वेरी सिंपल पॉइंट, राशनिंग। हम घर में राशनिंग की जब बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, लाइक बजट बनाना, कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में, कौन सा पैसा कहाँ पे यूज़ होना चाहिए। भाई इतने पैसे राशन के ले जाएंगे, इतने बिजली के बिल के ले जाएंगे, इतने पानी के बिल के ले जाएंगे, इतने में किराया चला जाएगा। दिस इज राशनिंग विच वी डू घर के अंदर, ठीक है। और बाकी हम राशनिंग में हम गवर्नमेंट के ऊपर भी बात करते हैं, जो लोगों को राशन प्रोवाइड कराती है, वो सारे पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं, मतलब मीनिंग के अंदर आते हैं। तो क्रेडिट राशनिंग हमारे पास क्या होती है, गवर्नमेंट काइंड ऑफ आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को बोलती है क्रेडिट राशनिंग करने के लिए, यानी कि वो उन्हें बताती है समहाउ कि किस किस सेक्टर में उनको जो है वो कितना कितना जो पैसा है वो देना चाहिए। तो वो जैसे बोल देगी कि मान के चलो वो कहेंगे कि इतना % तो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को ही देना है, इतना आपको इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए जो है वो देना ही देना है। ये वो चीज़, दिस इज काइंड ऑफ मोरल वैल्यू से रिलेटेड एडवाइस, सजेशन कि आपको ऐसा करना चाहिए टू कंट्रोल दिस सिचुएशन, टू मैनेज दिस सिचुएशन, एंड दिस इज लाइक यू हैव टू डू इट, कि आपको इतना % तो इस सेक्टर को देना पड़ेगा, आपको इतना % तो यहाँ पे उसको करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ यहाँ पे इस सेक्टर को लिमिट करना पड़ेगा। कम समहाउ कोटा सेट कर देती है, जो इसके अंदर आपको एक कोटा सेट कर दिया जाता है बाय द आरबीआई कि इस सेक्टर के लिए ये पर्टिकुलर जो कोटा है वो हम लोगों ने सेट कर दिया है, अब आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते हो। सो दिस इज क्रेडिट राशनिंग, कोटे को सेट कर देना। ऑब्वियसली बात है इसके केस में क्या होगा, वो जो कोटा है वो उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा फर्म्स के लिए, जहां पे वो चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट बढ़े और जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई हो। इसके अंदर जो कोटा है उसको लिमिट कर दिया जाता है ताकि जो मनी सप्लाई है उसे कंट्रोल किया जा सके। अब यहाँ पे हमने इसके कुछ ऑपोजिट एग्जांपल्स के साथ समझ लिया है, डिट्टो सेम पॉइंट है एज इट इज़। वहाँ पे जो भी चीज़ आपने यहाँ पे कम की है वो वहाँ पे बढ़ जाएगी, जो यहाँ बढ़ाई है वो वहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास में एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। आई होप कि आपको एटलीस्ट जो मेजर्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब एक बहुत छोटा सा पॉइंट हमारे पास में यहाँ पे और रह जाता है, विच वी आर गोइंग टू स्टडी अभी।
ओके तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, चैप्टर के अंदर ही है, तो आई थॉट कि वी शुड एटलीस्ट कवर दिस टॉपिक, आई मीन इसको भी कवर कर लेना चाहिए हमको। तो देखो हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है, हम लोगों ने ना वाइल स्टडिंग डायग्राम्स हम लोगों ने एक छोटा सा पॉइंट देखा था, वो था हमारे पास में वी वर कॉन्स्टेंटली सेइंग एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट वाला थिंग, बट डू वी कंसिडर what do we understand with the name of employment and unemployment? Usually ना employment का मतलब ना whenever I ask the students, not everyone but at least one of many students वो ऐसा बोल देते हैं कि employment simply means when everyone have work, कि सबके पास में काम है, दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट। और फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि सबके ही पास काम है, कि जो भी अब काम करने के लिए बाहर निकल रहा है, एवरीवन इज हैविंग वर्क, दैट सिंपली मीन्स एम्प्लॉयमेंट। या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का, इन दोनों को जो देयर इज अ थिन लाइन जिसको हम बात करते हैं जब हमें मीनिंग समझना होता है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है। समहाउ वर्ड्स के हिसाब से देखें तो ठीक है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब सबके पास काम है, या अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यही है कि भाई ठीक है देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ परसेंटेज जहाँ पे काम नहीं है। अब उसके अंदर भी केस आ जाता है कि क्या जितने भी लोग काम नहीं कर रहे हैं, एवरीवन वांट्स टू वर्क, तो दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट। नाम से देखा जाए तो यही है, बट देयर इज अ पॉइंट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। पॉइंट ये हमारे पास में देखो एक पॉइंट आता है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। देखो एम्प्लॉयमेंट हम समझ जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट यही होता है हमारे पास में कि हम काम करना चाहते हैं, वी आर हैविंग वर्क, दैट सिंपली मीन्स एम्प्लॉयमेंट। लेकिन पॉइंट आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि जो भी काम कर मतलब निकले हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, बट उसमें एक पॉइंट आ जाता है, देयर इज अ टर्म कॉल्ड विच इज वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, अपनी मर्जी से, यही होता है ना, वॉलंटरी का मतलब अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, और इनवॉलंटरी होता है अपनी इच्छा के बिना। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड, अपनी मर्जी से मतलब दे कैन गेट वर्क बट वो करना ही नहीं चाहते, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। देर आर सर्टेन पीपल जो बोलते हैं कि नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वन इज गेटिंग द वर्क एट सम वेज रेट, और वो बोलता है कि नहीं आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस वेज रेट, सो आई डोंट वांट टू डू दिस वर्क। सो बेसिकली ही और शी हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू गेट द वर्क बट दे डू नॉट वांट टू जॉइन द वर्क एट सर्टेन वेज लेवल, या फिर जो उन्हें काम मिल रहा है वो उस पर्टिकुलर काम को नहीं करना चाहते हैं, दे आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स और दे आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड into it. So this is called voluntary unemployment. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, या फिर इसका एक और भी कह सकते हो, काम करना ही नहीं चाह रहे हैं, भाई मेरे को करना ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं है, मैं नहीं करना चाहता, मुझे पड़े पड़े रहना है, तो वो भी आप कह सकते हो इस चीज़ को। बाकी पहला वाला ज़्यादा सुटेबल है, वी वांट टू एक्सप्लेन इट, क्योंकि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में यही होता है, द वन हु वांट्स टू वर्क एट एनी अवेलेबल वेज रेट बट दे आर नॉट गेटिंग द वर्क, दिस इज अन इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, कैमरा पे मच्छर बैठ रहा है, ठीक है। तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की काम करना चाहते हैं, जो वेज रेट उनको मिल रहा है उस पर काम करना चाहते हैं बट वो काम मिल नहीं रहा उनको, दैट इज कॉल्ड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। एक और है हमारे पास में फुल एम्प्लॉयमेंट, तो मैंने अभी अभी बोला था, एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब वही है जो हमने यहाँ पे समझा कि वन हु वांट्स टू डू द वर्क एट अवेलेबल वेज रेट एंड एवरी वन ऑफ देम इज गेटिंग द वर्क, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। कि अगर 100 लोग हैं जो कह रहे हैं कि ठीक है जो हमें काम मिल रहा है, जो अवेलेबल वेज रेट हैं, हम उस पर काम करने के लिए तैयार हैं और उनको काम मिल रहा है सबको, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट है। बट फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन दैट देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन हु इज अनएम्प्लॉयड या फिर हु विल बी कैटेगराइज्ड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी, इनवॉलंटरी, यानी कि इसका मतलब ज़ीरो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, वैनिश हो चुकी है, ये मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ। यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में भी देयर आर फ्यू थिंग्स विच इज़ कॉल्ड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। वो क्या होती है हमारे पास, इसके अंदर भी आपके पास दो चीज़ें गिवन है, could be much more things out there, but जितना आपके सिलेबस में है, बुक्स में है, आई एम जस्ट कवरिंग द थिंग्स। फ्रिक्शनल और एक आ जाती है हमारे पास में सीजनल, ठीक है। तो फ्रिक्शनल और सीजनल क्या होता है, देखो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट होता है आपके पास में, बहुत छोटे छोटे मीनिंग कैसे समझ लेते हैं। फ्रिक्शनल होता है जब आप जॉब्स को स्विच करते हो, ठीक है, आई एम क्विटिंग वन जॉब एंड आई एम लुकिंग फॉर अनदर जॉब, तो जो टाइम ड्यूरेशन है बीच में ना, वो मेरा अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में कंसिडर होगा ना, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका बहुत यही पे बेसिक्स एग्जाम्पल आपको दिए जा
रही हूँ, दैट समवन इज स्विचिंग द जॉब एंड द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू जॉब्स विल बी कंसिडर्ड एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड द अदर वन इज वी हैव सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को आप ऐसे कह सकते हो कि एक पर्सन है, दो लोग हैं हमारे पास में, ठीक है, एक ये इंसान है और एक हमारे पास में ये इंसान है। दिस वन इज़ लुकिंग फॉर वर्क, आप कह सकते हो एम्प्लॉय है ये। अब ये है हमारे पास में एम्प्लॉयर है ये हमारा, ठीक है। अब ये जो है इसके पास सर्टेन स्किल हैं काम करने के लिए और इनको सर्टेन स्किल चाहिए काम करवाने के लिए, पर ये दोनों जो स्किल हैं वो आपस में मैच ही नहीं हो रहे हैं। यानी कि ही इज़ हैविंग सम स्किल, ही इज़ लुकिंग फॉर अ एम्प्लॉय विद सर्टेन स्किल्स, बट ये वो स्किल है ही नहीं जो इसको चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है ये वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास में, एंड दैट्स हाउ वी रैप अप आवर चैप्टर। हमारा 9 चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ask any doubt if you have in the comment section down below. Thank you so much. Take care. Bye bye.